कल तक आपने नवाज शरीफ साहब को हराम किया हुआ था, खान साहब को हलाल किया हुआ था। आज आपने नवाज शरीफ साहब को हलाल कर दिया है, खान साहब को हराम कर दिया है। परसों फिर आप पॉलिसी चेंज करेंगे तो हम कहाँ खड़े होंगे? हम बुकला अपने ज़मीर की बात सुनेंगे, हम असूल के साथ खड़े होंगे। वैसे तो 26वीं अमेंडमेंट की मौजूदगी में जज साहब को सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल में जो है मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल करने का ऑर्डर पास करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये जो मौजूदा कोर्ट्स हैं ये सारी की सारी मिलिट्री कोर्ट्स हैं। आप किसी एक कोर्ट से इंडिपेंडेंट फैसला लेके दे दें मुझे, मैं कहूँगा आपके पास इंडिपेंडेंट कोर्ट है। तो ये जो जज साहब थे, ये मेरा ख्याल है उनको भी नहीं पता था कि हमारे जो चमचे इतना बड़ा काम कर देंगे। वो तो जंग पे बिजी थे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ में डिफरेंस समझाना चाहता हूँ। एक है स्टेट इंटीग्रिटी, दूसरी है स्टेट पॉलिसी। हसाम न्याजी को जब पकड़कर कराची में लेके गए तो मैं कोर्ट में गया उसके बेल के लिए या डिस्चार्ज के लिए। तो केस चलने से चंद मिनट पहले मुझे कॉल आई, मुझसे कहा कि आप यहाँ से चले जाएं और आपके बाकी जो ओहदेदार हैं वो जा चुके हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं नहीं जाऊँगा, वो एक बैरिस्टर है, वकील है, मैं उनके साथ खड़ा हूँगा। मुझसे कहा गया कि आप हाथ हल्का रखिएगा। खैर, जब केस चला तो सरकारी वकील से, प्रोसिक्यूटर से जज साहब ने एक सवाल किया कि ये जो एफआईआर कटी है उसमें परमिशन लेना मैंडेटरी थी, क्या परमिशन ली है या नहीं ली है? सरकारी वकील ने जिगजैग किया, फिर दोबारा जज साहब ने पूछा, फिर जिगजैग किया। तीसरी बार जब पूछा तो मैंने सरकारी वकील से कहा कि आप शर्म करें, ये बैरिस्टर है, आपका वकील है, आप पहले क्लियरली बताएं कि आपने परमिशन ली थी कि नहीं ली थी। उसने कहा नहीं ली थी। उसके बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। फिर मुझे दोबारा कॉल आई, मुझसे कहा गया कि आपसे मीटिंग करनी है। मुझसे मीटिंग की तो मुझसे कहा कि आपने स्टेट के मैटर्स में इंटरफेयर किया है। तो मैंने कहा वो कैसे? बोला आपने, ये हमारी पॉलिसी थी, ये जो हसाम न्याजी के इशू में आप गए। मैंने कहा देखें, दो बातें हैं, एक स्टेट इंटीग्रिटी है, पाकिस्तान पे मेरी जान कुर्बान, मेरे बच्चों की जान कुर्बान। अब आप बात करेंगे स्टेट पॉलिसी की। स्टेट पॉलिसी पे कल तक आपने नवाज शरीफ साहब को हराम किया हुआ था, खान साहब को हलाल किया हुआ था। आज आपने नवाज शरीफ साहब को हलाल कर दिया है, खान साहब को हराम कर दिया है। परसों फिर आप पॉलिसी चेंज करेंगे तो हम कहाँ खड़े होंगे? हम बुकला अपने ज़मीर की बात सुनेंगे, हम असूल के साथ खड़े होंगे। तो ये बात हर बंदा समझ ले कि हमें स्टेट पाकिस्तान के साथ हम हर हाल में खड़े हैं, लेकिन हम पॉलिसीज़ के साथ नहीं खड़े हैं। अगर कोई गलत पॉलिसी बनाएगा हम उसको क्रिटिसाइज भी करेंगे और उसके खिलाफ जदोजहद भी करेंगे। सिंध में हमारा एक कोर इशू चल रहा था 6 कैनाल से रेलेवेंट। 6 कैनाल से जब हमने तहरीक से पहले जब हमारे कन्वेंशंस रैलीज चल रही थी तो उन्होंने मुझसे मीटिंग की, मुझे कहा कि आपको क्या इशू है ये जो हम 6 कैनाल्स बना रहे हैं। मैंने उनसे एक सवाल पूछा, मैंने कहा कि क्या सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है? बोला है। मैंने कहा अगर सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है तो पहले अपने मैदान आबाद करो, फिर रेगिस्तान को आबाद करो। आप रेगिस्तान को जो आबाद करना चाह रहे हैं, साउथ अफ्रीका में उसका तजर्बा फेल हो चुका है,
इंडिया में उसका तजर्बा फेल हो चुका है, दुबई में उसका तजर्बा फेल हो चुका है। आप जो तजर्बा करना जा रहे हैं ये फेल हो जाएगा। आप मेहरबानी करें, कोई किसी किस्म की कैनाल्स मत बनाएं और आप इस बात पे क्लियर रहें कि पूरे सिंध पाकिस्तान में, सिंध में, पंजाब में हर किसी को जो पानी एग्रीमेंट्स के तहत तकसीम किया गया है उसके तहत दिया जाए। जब हमारी वो बात हमारी कन्वेंशन से, हमारे रैलीज से नहीं मानी गई तो फाइनली हम जदोजहद के लिए रोड पे आए। मैं आपको एक बात बताता हूं, जब आप हक पे खड़े होते हैं तो आपको किसी चीज को मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बबरलू तहरीक में तकरीबन 80 लाख लोगों ने शिरकत की थी और मेरी जेब से या मेरी बार की जेब से 1 रुपया खर्च नहीं हुआ था। वहां पे लोगों ने सेल्फ अपनी मदद, आप वहां पे लोगों ने खिदमत की। वहां पे जो जज्बा था, उनका ये कहना था कि ये वकील जो है ये एसी में बैठने के आदी हैं, 47 डिग्री 50 डिग्री, ये एक दिन में भाग जाएंगे, 2 दिन में। हमने 13 दिन वो जदोजहद जारी रखी, 12वें दिन हमें नोटिफिकेशन मिला था। वहां पे जो लोग थे इस हद तक खड़े हुए थे हक पे। एक शख्स आए, उन्होंने मुझे 60 लाख का चेक दिया, मैंने कहा मैं पैसे नहीं चाहिए, आप खुद खर्च करें। एक आए, उन्होंने 40 लाख रुपए का चेक दिया, मैंने कहा पैसे नहीं चाहिए। दूसरे आए, कैश दिया, मैंने कहा पैसे नहीं चाहिए। एक शख्स थे, उन्होंने मुझे सोने का ताज पहनाया। हमारी एक बहन थी, मुझे पता चला वहाँ पे एक खातून थी, उनके हस्बैंड ने, उन्होंने अपना जेवर बेच के हर रोज़ धरने के लोगों को सुबह नाश्ता कराते थे। वो मैंने ताज अपनी उस बहन को गिफ्ट किया। मैंने कहा मुझसे ज़्यादा आप इस ताज की हकदार हैं। वहाँ पे होटल वाले वकील का काला कोट देख के उससे खाने के पैसे नहीं लेते थे। वहाँ पे जो ड्राई क्लीनर्स थे, कपड़े धोने वाले थे, वो कपड़े धोने के वकील से पैसे नहीं ले रहे थे। वहां पर अगर किसी ने बैलेंस डलवाया तो बैलेंस वाले लोग पैसे नहीं ले रहे थे। जो मेहमान नवाजी की और पूरी जो हमारी तहरीक थी वो पीसफुल तहरीक थी, उसमें एक शीशा, एक कांच तक हमने नहीं तोड़ा। तो वो एक जो तहरीक थी वो सक्सेसफुल तहरीक हुई, जिसमें पूरे पाकिस्तान की बार्स ने, जिसमें लाहौर बार, नसवाना साहब, मुबशिर साहब, फारूक साहब, हमारे बुलैदी साहब, आमिर साहब, हर बंदे ने अपना रोल प्ले किया और थ्रू आउट पाकिस्तान से जो हमें सपोर्ट मिली, हम उस सारी तहरीक को कामयाब करने में सक्सेसफुल हुए। और उसके पीछे जो मेन रीज़न था वो नेक नियती और हिम्मत थी। जब हम जाने लगे तो मुझे से किसी दोस्त ने कहा कि भाई हम वहाँ जाएंगे, हमारा खाना पीना सब कुछ। मैंने उनसे कहा कि आप इसकी फ़िक्र नहीं करें, ये हुसैनी काफ़िला है, अल्लाह ताला मदद करेंगे। क्योंकि हमें पता नहीं था, हमारा ये स्लोगन था और हम क्लियर थे कि या हम वहाँ से मर के आएंगे या नोटिफिकेशन लेके आएंगे। हम उसमें सक्सेसफुल हुए। अभी हमारा कॉरपोरेट फार्मिंग का इशू चल रहा है, लेकिन इस दौरान मोरो में एक इंसिडेंट हुआ। मोरो में जो इंसिडेंट हुआ उसमें बेगुनाह लोगों पे, जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे, उन पे फायरिंग की गई और उस फायरिंग के नतीजे में 2 लोग शहीद हुए। एक जाहिद लगारी और एक इरफान लगारी। जाहिद लगारी की तदफीन हो गई और इरफान लगारी की जो डेड बॉडी है वो पुलिस लेके भाग गई। हम उस मुल्क में रह रहे हैं जहां के लीडरान एक लाश से डरते हैं। आप तो फिर जिंदा लोग हो, अपने अंदर हिम्मत पैदा करो। और मैं रियासत से और गवर्नमेंट से क्लियर बात कह रहा हूं, इरफान शहीद की डेड बॉडी उसको दे दो, उसकी फैमिली को। उसके बाद अगर हम लाया अमल देंगे फिर आपकी चीखें निकलेंगी कि हर काम में वकील इंटरफेयर करते हैं।
हम इंटरेस्टेड नहीं हैं, लेकिन हम सिंध की मासूम आवाम को लावारिस भी नहीं छोड़ने देंगे। हाँ, हम इस चीज की मसम्मत करते हैं अगर किसी ने गाड़ी चलाई है, किसी ने कोई घर चलाया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो सब तब हुआ जब आपने उन लोगों पे फायरिंग की। अगर आप फायरिंग नहीं करते, उन बेगुनाह लोगों को प्रोवोक नहीं करते, तो ये सब नहीं होता। सेकंड थिंग, ये जो लोग हैं इनका किसी कलअदम तंजीम से ताल्लुक नहीं है। हम तमाम दोस्तों को ये क्लियर कहेंगे कि सिंध के लोग पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हैं, वो पॉलिसीज के खिलाफ हैं, वो अपने वसाइल की विक्टिमाइजेशन के खिलाफ हैं। और कोई भी शख्स जो किसी भी मकातिब फिक्र से ताल्लुक रखता है, अगर वो पाकिस्तान के साथ खिलाफ है तो हम उसके साथ नहीं है। इस बात में हम बिल्कुल क्लियर है। पाकिस्तान पहले, फिर सिंध, फिर सब कुछ। लेकिन हम अपना राइट लेना जानते हैं। गवर्नमेंट से हम क्लियरली कहेंगे कि आप उनकी फैमिली को उनके बच्चे वापस करें, और ये बच्चे की लाश वापस करें, और ये जुल्म और जबर बंद करें। कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता है। इसलिए अभी जो मिसिंग पर्सन्स हैं वहाँ पे, उन मिसिंग पर्सन्स को भी उनकी फैमिलीज के हवाले किया जाए, उनको सामने लाया जाए, और उनके खिलाफ अगर कोई भी चीज़ है वो सामने लाई जाए। लेकिन आपको कोई राइट नहीं है कि आप मिसिंग करें। ताकत के नशे में मदहोश मत रहना। एक दोस्त ने कहा मुझसे, बोला ये ताज़ा ताज़ा जंग जीती है, अभी तो वड़ाई साहब मोराल हाई है, सारा कुछ है। मैंने कहा हम उनके साथ हैं, हम भी कह रहे थे, हम फ्रंट लाइन पे थे, हमने कहा हमारा खून हाजिर है। देखें, ये 26वीं अमेंडमेंट हर वकील का इशू है, इसका किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे सरकारें बदलती रहती हैं। अगर आज पीटीआई इससे विक्टिमाइज हो रही है, तो कल हो सकता है कि आपसे कोई अच्छा बूट चाटने वाला आ जाए और आप उस 26वीं अमेंडमेंट से जो है विक्टिमाइज हो रहे हों। इसलिए 26वीं अमेंडमेंट को हर सूरत में ख़त्म होना चाहिए, और इससे जो एक कानून में, जो इंसाफ में खलल आ रहा है, जो तकलीफ हो रही है, वो ख़त्म होनी चाहिए। देखें, वैसे तो 26वीं अमेंडमेंट की मौजूदगी में जज साहब को सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल में जो है मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल करने का ऑर्डर पास करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये जो मौजूदा कोर्ट्स हैं ये सारी की सारी मिलिट्री कोर्ट्स हैं। आप किसी एक कोर्ट से इंडिपेंडेंट फैसला लेके दे दें मुझे, मैं कहूँगा आपके पास इंडिपेंडेंट कोर्ट है। तो ये जो जज साहब थे, ये मेरा ख्याल है उनको भी नहीं पता था कि हमारे जो चमचे इतना बड़ा काम कर देंगे। वो तो जंग पे बिजी थे, पीछे से इन्होंने उनको एक तोहफे के तौर पे खुशखबरी भेजी कि देखो हमने एक मिलिट्री कोर्ट कर दिया है। तो ये जो सिविलियंस हैं, आप ऐसी कोर्ट्स बनाएं जहाँ पे चाहे सिविलियन हो, चाहे आर्मी वाला हो, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे एयरफोर्स वाला हो, चाहे बैंकर हो, चाहे वकील हो, कोई जज हो, खुद को महफूज समझे। आप ऐसी कोर्टें नहीं बनाएं कि जो एक ख़ास तबके की रहनुमाई करें। फिर सिंतास का एग्रीमेंट, मैं कहूँगा पाकिस्तान गवर्नमेंट से, और जो उनको लीड कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी, मैं उनसे ये कहूँगा कि आप इस पे बिल्कुल क्लियर स्टांस लें। और इंडिया के पास जो आपने पहले 2 दरिया अपने रखवाए हैं, जो दिए हैं, गिरवी किए हैं, उनको भी वापस लें। और दरियाए सिंध पे, दरियाए नील 12 कंट्रीज में बहता है, किसी जगह पे भी बंद नहीं है। आप उसको, जो उसका फ्लो है, नेचुरल फ्लो उस पर चलने दें जिस तरीके से वो चल रहा है, और आप उस पर सख्त रद्द अमल दें, और जो अपना पानी है उनसे लें, ताकि ये जो इशू है वो ख़त्म हो। और ये जो कॉरपोरेट फार्मिंग है, ये कॉरपोरेट फार्मिंग खाली ये
सिंध के लोगों के लिए नुकसान नहीं है, ये पंजाब के लिए भी नुकसान है। ये वक्त के साथ पता चले जाएगा। अभी तो वो ये मैसेज दे रहे हैं कि शायद सिंध को इशू है, सिंध को इशू, ऐसा नहीं है। एक जगह कंपनी सरकार की जमीन होगी और एक जगह आम हारी की जमीन होगी। पानी किसको जाएगा? कंपनी सरकार को जाएगा या आम हारी को जाएगा? आप सब रोएंगे पानी के लिए, आपकी जमीनें तबाह हो जाएंगी, वीरान हो जाएंगी, फिर कुछ नहीं पीछे रहेगा। रूल ऑफ लॉ, हम सब रूल ऑफ लॉ को चाहते हैं, हम चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ हो। मैं एक मिनिस्टर को सिंध असेंबली में तकरीर करते हुए सुन रहा था, तो उसको धरने से इशू हो रहा था। अच्छा, वो शख्स है, जब फॉर्म 45 में वो इलेक्शन हार गया तो उसने खुद ने धरना दे दिया, मुझे जिताओ इलेक्शन। तो उन्होंने कहा अच्छा तुझे जिता देते हैं, तो वो जीत के फॉर्म 47 पे के तहत वो गया, सही है। और वो कह रहा है कि भाई धरना लगाना, ये मुल्क ऐसा है, इसमें आप सब रोज कन्वेंशन करते हैं, कोई असर हो रहा है?